नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मजे में हैं? बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि हम आपका शिक्षावाणी कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके घर पर, आपके पास। तो हो जाइए तैयार आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम के लिए। और आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम में पता है बच्चों हम आपके लिए क्या-क्या लेकर आए हैं? तो चलो हम बता देते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं मीना की कहानी, और उसमें आज हम सुनेंगे कहानी कौन बनेगा स्टार। उसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा का पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका नीलम शर्मा। और उसके बाद बारी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की, जिनके लिए हम लेकर आए हैं विज्ञान का पाठ 2 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका ज्योति शर्मा। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत। और शुरुआत में सुनते हैं मीना की प्यारी सी कहानी कौन बनेगा स्टार। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो चलो जल्दी चलो। क्या कहा? कहाँ? अरे भाई मीना से मिलने, और कहा? पर ये मीना है कहाँ? लो, मीना तो अपनी सहेली रोशनी के घर के सामने खड़ी है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आओ देखते हैं। क्या बात है रोशनी, इतनी भीड़? पता है मीना, कल अपने गांव में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है। अच्छा? हाँ, और उस फिल्म में मशहूर एक्टर रंगीन कपूर के साथ मेरा भाई सुमित भी काम करेगा। सुमित? वो कैसे? वो ऐसे कि फिल्म के डायरेक्टर को हमारे गांव के एक लड़के की भी जरूरत थी, तो सरपंच जी ने सुमित के नाम का सुझाव दे दिया। वाह रोशनी, ये तो तुमने अच्छी खबर सुनाई। अच्छी खबर सुनाई, एक्टिंग करेगा सुमित भाई। लेकिन सुमित है कहाँ? अंदर बैठकर अपनी लाइन याद कर रहा है। साफ हाथ में दम है, साफ में है भलाई। अब तो समझो मेरे भाई। और मैं उसे दे के आती हूँ बधाई। हाँ हाँ जाओ, तब तक मैं जरा बाबा को खाना देकर आती हूँ। सुमित, सुमित, कहाँ है? सुमित, अच्छा तो यहाँ छुपे हो तुम। सुना है कल तुम एक फिल्म में एक्टिंग करने वाले हो। लेकिन मीना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? इतने सारे लोग होंगे, और फिर रंगीन कपूर भी तो तुम्हारे साथ होंगे। हाँ वही तो, कैमरा, रंगीन कपूर, इतने लोग। ऐसे क्यों बोल रहे हो सुमित? क्या करूं मीना, मैं तो अपनी लाइनें भी भूलता जा रहा हूँ। पता है सुमित, एक बार हमें अपने स्कूल में स्टेज पे एक कार्यक्रम करना था। हम सब तुम्हारी तरह ही डरे हुए थे। तब बहन जी ने हमें एक बात बताई थी, जिससे हम सबका डर एकदम खत्म हो गया था। मुझे भी वो बात बताओ ना। बहन जी ने हमसे कहा था कि बस ये सोचो कि तुम्हारे आसपास लोग नहीं खड़े, बल्कि कद्दू पड़े हैं। कद्दू? ऐसा कैसे हो सकता है? उनका मतलब था सिर्फ अपने रोल पे ध्यान दो, भूल जाओ कि वहाँ कोई और भी है। ना झिझक रहेगी, ना ही डर। सुझाव तो अच्छा है। सुझाव तो अच्छा है। समझदार ये बच्चा है। चलो अब जरा मेरे सामने अपनी लाइनें बोल के दिखाओ, और ये समझना जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मतलब तुम दर्शक बनकर बैठोगी और मैं तुम्हें कद्दू समझूंगा। हाँ, हो जाओ शुरू। हो जाओ शुरू, बन जाओ एक्टिंग के गुरु। ठीक है, बोलता हूँ। साफ हाथ में दम है, साफ में है भलाई। कोई माँ।
क्या हुआ सुमित? 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 मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ओहो, रोशनी भी चाचा जी को खाना देने गई हुई है। तुम चिंता मत करो सुमित, मैं अभी नरस बहन जी को बुला के लाती हूँ। लो भाई, मीना तो नर्स बहन जी को सुमित के पास ले भी आई। क्या हुआ सुमित? पेट में बहुत दर्द हो रहा था नरस बहन जी। सुमित, कहीं तुम बाजार का बिना ढका खाना तो नहीं खाते? नहीं नरस बहन जी। चलो जल्दी से ये दवा अब। अरे सुमित, तुम्हारे हाथ तो बहुत गंदे हैं। चलो जाओ, पहले हाथ धोकर आओ। जी, मैं अभी हाथ धो के आता हूँ। नरस बहन जी, सुमित कल तक ठीक तो हो जाएगा ना? कल उसकी फिल्म की शूटिंग। दवा दीजिए नरस बहन जी। अरे सुमित, इतनी जल्दी हाथ धो भी आए? हाँ, ये देखिए, बिल्कुल साफ हो गए हैं मेरे हाथ। जरूरी नहीं कि साफ दिखने वाले हाथ सच में साफ ही हों, और यही गंदे हाथ बाद में हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। लेकिन नरस बहन जी, मैं तो साबुन से अपने हाथ धो के आया हूँ। सुमित, तुम तो भाग के गए और भाग के आ भी गए। हाथ धोने के 5 कदम होते हैं। हाथ धोने के 5 कदम? मैं समझा नहीं नरस बहन जी। पहले ये दवा खा लो, फिर बताती हूँ। शाबाश, इस दवा से तुम्हारा पेट दर्द अभी ठीक हो जाएगा। अब सुनो हाथ धोने के 5 कदम। पहला कदम, अपने दोनों हाथों पे पानी डालो। दूसरा कदम, हाथों पे साबुन लगाओ। और याद रहे सुमित, राख या मिट्टी नहीं, सिर्फ साबुन। जी नरस बहन जी। और साबुन लगाने के बाद? तीसरा कदम, साबुन की खूब सारी झाग बनाओ और दोनों हाथों को आगे पीछे रगड़ो और उंगलियों के बीच भी अच्छी तरह रगड़ो। उसके बाद बहन जी? उसके बाद चौथा कदम, अपने नाखूनों से अपनी हथेलियों को रगड़ो। नाखूनों से? हाँ सुमित, नाखूनों से, क्योंकि नाखूनों के नीचे भी मैल और कीटाणु होते हैं, समझे? और 5वां यानी आखिरी कदम, अपने हाथों को पानी से धो। और ये सब पूरे 20 सेकंड तक करना है, तब जाके साफ होंगे हाथ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई नरस बहन जी। तभी तो कहते हैं साफ हाथों में दम है। साफ हाथों में दम है, बीमार न पड़ते हम। चलो सुमित, अब जैसे मैंने समझाया है वैसे हाथ धोकर आओ। जी नरस बहन जी। भाई वाह, क्या बात बताई नर्स बहन जी ने। और फिर अगले दिन शूटिंग में। ओहो, सुमित तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं आएगा भी या नहीं। अरे भाई, सुमित आया या नहीं? डायरेक्टर साहब, मैं आ गया। देखो सुमित, इस सीन में तुम्हें रंगीन कपूर जी की प्लेट से खाना खाते हुए अपनी लाइन बोलनी है। लाइन याद है ना? साफ हो हाथ तो फिर क्या बात। ठीक है? खाना खाना पड़ेगा? डायरेक्टर साहब, मैं बस अभी आधे मिनट में आता हूँ। आधे मिनट में? क्यों भाई, क्या हुआ? 10 सेकंड आने जाने के और 20 सेकंड हाथ धोने के। 20 सेकंड भी भला कोई हाथ धोता है? हाँ रंगीन कपूर जी, आइए आप भी अपने हाथ धो लीजिए, पूरे 5 कदम से 20 सेकंड तक, क्योंकि जो 5 कदम से हाथ धोता है वो कभी बीमार नहीं होता है। वाह, क्या लाइन कही है सुमित तुमने। रंगीन कपूर जी, अब आप भी यही लाइन बोलेंगे। तालियां। लो भाई, सुमित और रंगीन कपूर दोनों अपने अपने हाथ अच्छी तरह धो के आ गए और अब शूटिंग शुरू। लाइट, कैमरा, एक्शन। जो पूरे 5 कदम से हाथ धोता है वो कभी बीमार नहीं होता है। कट। वेरी गुड, शाबाश सुमित। भाई वाह, मैं भी आज से पहले हाथों को गीला करूंगा, फिर साबुन लगाऊंगा, फिर खूब सारी झाग बना के अच्छी तरह दोनों हाथों और नाखूनों को रगड़ूंगा, फिर उन्हें धोऊंगा। और ये सब मैं करूंगा पूरे 20 सेकंड तक। आप भी ऐसा ही करेंगे ना? सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं। गौर से देखो हाथों को, इनकी ताकत पहचानो। राज छुपा है सेहत का, साफ हाथों में जानो। भाई वाह,
क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। हाथ भिगो के लगा के साबुन खूब बना ले झाग। हाथ भिगो के लगा के साबुन खूब बना ले झाग। रगड़ रगड़ के धो ले इनको तभी ये होंगे साफ। रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। अरे रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। सीधी सी बात। हाथ ये करते मेहनत, हाथों में है ताकत। हाथ मिला के दोस्त है बनते, हाथों में है किस्मत। हाथ ये करते मेहनत, हाथों में है ताकत। हाथ मिला के दोस्त है बनते, हाथों में है किस्मत। अरे हाथों में है किस्मत। रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। हाथ पकड़ के चलते, हाथ मिला के गाते। हाथों से कॉपी में लिखते, हाथ से खाना खाते। हाथ पकड़ के चलते, हाथ मिला के गाते। हाथों से कॉपी में लिखते, हाथ से खाना खाते। अरे हाथ से खाना खाते। रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। अरे रखना साफ अपने हाथ सीधी सी है बात। सीधी सी बात। भाई वाह, क्या गाना था। तो चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में। क्या कहा? क्यों? अरे भाई अब खेलना भी तो है। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह बताएंगे। बिल्कुल ठीक। तो आज का अक्षर है द। सबसे पहले बताओ द से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। दिलीप कुमार। शाबाश रानो। और दिलीप कुमार कौन है? एक मशहूर अभिनेता। बिल्कुल ठीक। और पता है, अभिनेता होने के साथ साथ दिलीप कुमार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बहन जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि श्री दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुमने बिल्कुल सही पढ़ा था मीना। चलो बच्चों, अब द से किसी जानवर का नाम बताओ। दरियाई घोड़ा। शाबाश सुमी। और दरियाई घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। हाँ, और पता है, हाथी और सफेद गैंडे के बाद दरियाई घोड़ा दुनिया का तीसरा सबसे भारी जानवर है। चलो बच्चों, अब द से शुरू होने वाली कोई चीज। दीवार। शाबाश कृष्णा। और दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहाँ है बच्चों? चीन में। हाँ, अब बताओ द से किसी जगह का नाम। देहरादून। शाबाश दीपू। देहरादून भारत के किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो जाओ, सरल करे ये सबका
बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी कौन बनेगा स्टार। और अब बारी है हमारे शिक्षावाणी कार्यक्रम में हमारे अच्छे प्यारे शिक्षकों से हमारे पाठ पढ़ने की। चलिए करते हैं शिक्षावाणी कार्यक्रम की कक्षा की शुरुआत। शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की शिक्षावाणी कार्यक्रम में 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लिए पाठ हैं। आइए पहले कक्षा 8 की ओर चलें। तो कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, आज आपके संस्कृत विषय का पाठ होगा, जिसका आलेख और प्रस्तुति आपकी अध्यापिका नीलम शर्मा जी का है। तो चलें कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं आपकी नीलम मैम और स्वागत है आपका आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त प्रस्तुति शिक्षावाणी कार्यक्रम में। बच्चों, आज हम अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जो एक कहानी है। बच्चों, कहानी का नाम सुनते ही आप कल्पनाओं की उड़ान भरने लगे होंगे। बिल्कुल बच्चों, कहानियाँ निश्चित रूप से आपको लुभाती होंगी। ये कहानियाँ ही तो हैं जो हमें हिम्मत से भर देती हैं। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी ही कहानियों को आपने सुना व पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि कहानी संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है और बालकों को नीति शास्त्र एवं लोक व्यवहार का ज्ञान देने के लिए नीति कथाओं का विकास हुआ। नीति कथा संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है पंचतंत्रम, जिसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। बच्चों, आज की कहानी विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता भी पंचतंत्रम से ली गई है। अतः कहानी को पढ़ने से पूर्व पंडित विष्णु शर्मा तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथ पंचतंत्रम पर बात करते हैं। बच्चों, दक्षिण भारत के महिला रूपे नगर में सर्वगुण संपन्न राजा अमर शक्ति निवास करते थे। उनके 3 पुत्र क्रमशः बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति बड़े ही मूर्ख, अहंकारी एवं शास्त्र विमुख थे। अतः अपने पुत्रों के राजनीतिक भविष्य की सोच राजा चिंतित रहते थे। मंत्री सुमति ने राजकुमारों को विद्या सिखाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा का नाम सुझाया, क्योंकि वे एक श्रेष्ठ गुरु थे। पंडित विष्णु शर्मा ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले गए। वे प्रतिदिन राजकुमारों को एक नई कहानी सुनाकर ज्ञान और नीति की शिक्षा देने लगे। मात्र 6 माह में ही तीनों राजकुमार नीति शास्त्र में निपुण हो गए और इस प्रकार पंडित विष्णु शर्मा द्वारा राजकुमारों को सुनाई गई कुल कहानियों के संग्रह से पंचतंत्र की रचना हुई। तो है ना बिल्कुल अद्भुत पंचतंत्र की रचना की कहानी। बच्चों, पंचतंत्र में कुल 70 कथाएं एवं 900 श्लोक हैं। इन कहानियों के सभी पात्र पशु पक्षी एवं जानवर हैं। पंचतंत्र में कुल 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा गया है। ये तंत्र हैं मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाशः एवं अपरीक्षित कार्यकम। प्रस्तुत कहानी तृतीय तंत्र काकोलुकियम अर्थात काकः एवं उलूक से ली गई है, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो बच्चों, क्या आपने गुफा की वाणी कभी सुनी है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुनी। तो फिर ऐसा कौन कह रहा है कि मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी, और क्यों कह रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कहानी को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम कहानी के शब्दों के अर्थ जानेंगे एवं व्याकरण संबंधी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् किसी, वने वन में, सिंह शेर, प्रतिवसति स्म, यहाँ प्रति उपसर्ग है, वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अर्थात निवास करता है, परंतु इसमें लगने से यह भूतकाल की क्रिया हुई और अर्थ हुआ निवास करता था। कदाचित किसी समय, इतस्ततः
इधर उधर। यहाँ संधि है बच्चों, इतः धन ततः विसर्ग संधि। परिभ्रमण घूमते हुए, शुदार्थ भूख से व्याकुल। यहाँ दीर्घ संधि है, शुदाधन आर्ध। किंचित अपि कुछ भी, यहाँ व्यंजन संधि है, किंचित धन अपि। न प्राप्तवान, यहाँ प्र उपसर्ग आप धातु तवदु प्रत्यय है, अर्थात प्राप्त नहीं किया। महतीम विशाल, दृष्टवा देखकर, यहाँ दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय है। अत्रैव यहीं पर, यहाँ वृद्धि संधि है, विच्छेद होगा अत्र धन एव। अब कहानी के प्रथम भाग का अर्थ करते हैं। कस्मिश्चिद् वने खरन खरनामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुदार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही उस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। बच्चों, इस प्रकार कहानी के प्रथम अंश में हमने पढ़ा कि एक भूखा शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ गुफा में छिपकर बैठ जाता है। अब हम कहानी के अगले भाग के शब्दों के अर्थ एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। तो शुरू करते हैं। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में। यहाँ अंतरे एक अव्यय है। दधिपुच्छ नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नामक गीदड़। समागच्छत, यहाँ सम उपसर्ग गम धातु भूतकाल का रूप है। यावत जब तक, तावत तब तक, ये दोनों ही अव्यय हैं बच्चों। सिंह शेर, पद पैर, पद्धति निशान, अर्थात शेर के पैरों के निशान। गुहायाम, गुफा में। प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। बहिरागता, बाहर आते हुए। अचिंतयत, सोचा। विनिष्टो अस्मि, नष्ट हो गया हूँ। नूनम, निश्चय ही। अस्तीति, ऐसा। यहाँ दीर्घ संधि है और विच्छेद होगा अस्ति धन इति। तर्कयामि, सोचता हूँ। विचिन्त्य, विचार करके। रवम, आवाज। न स्मरसि, तुम्हें याद नहीं है। यहाँ स्म धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यन्मया, मेरे द्वारा। यहाँ व्यंजन संधि है और विच्छेद होगा यत धन मया। प्रत्यागमिष्यामि, वापस आऊंगा। यण संधि है और संधि विच्छेद होगा प्रति धन आगमिष्यामि। अब अर्थ करते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बाहिरागता। और वह जैसे ही देखता है तभी शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, बाहर आते हुए नहीं। शृगालः अचिंतयत, अहो विनिष्टो अस्मि। गीदड़ ने सोचा, मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणि। निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्ध। इस प्रकार विचार करके वह दूर स्थित होकर आवाज करने लगा। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतोऽस्ति। हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त की गई थी। यत् यदाहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यस्यसि।
कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो बच्चों, हमने कहानी के दूसरे भाग में पढ़ा कि जब शेर गुफा में छिपकर बैठा तभी वहां गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। उसने शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए देखे। अतः निश्चय करने के लिए एक उपाय सोचा और गुफा से बोला कि शर्त के अनुसार मेरे द्वारा बाहर से आने पर तुम मुझे बुलाओगी। कहानी के अगले भाग के शब्दों के अर्थ एवं व्याकरणात्मक चर्चा करते हैं। एतत् श्रुत्वा, एतत् धन श्रुत्वा, यहाँ व्यंजन संधि है ऐसा सुनकर। मत भयात, मत धन भयात, यहाँ भी व्यंजन संधि है मेरे भय से। साध्विदम, साधु धन इदम, यहाँ यण संधि है। साधु के उ को व आदेश हुआ है। साधु मेरे डर के कारण यह नहीं बोल पा रही है क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति कांपता है और उसकी शारीरिक क्रियाएं भी रुक जाती हैं। बच्चों, अब हम कहानी का सबसे मजेदार और अंतिम भाग पढ़ेंगे। पहले शब्दों के अर्थ एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं। तदहम, इसलिए मैं, यहाँ व्यंजन संधि हुई है तत् धन अहम। अस्य, इसका। प्रविश्य, प्रउपसर्ग विष धातु एवं ल्यप प्रत्यय है। अर्थ हुआ प्रवेश करके। भोज्यम, भुज धातु प्रणत प्रत्यय, भोजन योग्य पदार्थ। इत्थम, इस प्रकार। विचार्य, विचार करके। सहसा, अचानक। पलायमानः, भागते हुए। कुरुते में क्री धातु आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अर्थ है करता है। जरा, वृद्धावस्था। श्रुता, श्रु धातु त प्रत्यय, अर्थ है सुनी। अब हम अर्थ करना प्रारंभ करते हैं। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं गीदड़ का आह्वान करता हूँ। एव स विले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन योग्य पदार्थ हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर ने एकाएक गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई शृगालम आह्वयत्, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा उस गुफा ने उच्च स्वर से गीदड़ का आह्वान किया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत्, गीदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ यह पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते सा शोभते, नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निराकरण करता है वह सकुशल होता है। सा शोचते यो न करोत्यनागतम, जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, किंतु मैंने गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। तो बच्चों, इस प्रकार अपनी चतुरता से गीदड़ ने न केवल अपने बल्कि अपने आसपास में रहने वाले जानवरों के प्राण बचाए और शेर बिना विचारे कार्य करने से भूखा ही रह गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय में संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि से समस्या का हल खोजना चाहिए। तो बच्चों, अभ्यास में अब हम कहानी में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण एवं अर्थ करते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। कस्मिश्चित, कस्मिश्चित किसी। विचिन्त्य, विचिन्त्य सोचकर। साध्विदम, साध्विदम यह सही है। क्षुधार्त, भूख से व्याकुल,
एतत् श्रुत्वा यह सुनकर भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों के सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान समावानम आह्वान करना प्रतिध्वनि आवाज। तो बच्चों आपने सभी शब्दों का अर्थ उच्चारण करना भली भांति सीख लिया है। अब कहानी विलस्यवाणी न कदापि में श्रोता के अभ्यास प्रश्नों पर बात करते हैं। प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखत अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक ही पद में लिखने हैं। प्रश्न क है सिंहस्य नाम किम अर्थात शेर का नाम क्या था। इसका उत्तर तो आप सभी बच्चे जानते हैं, बिल्कुल सही, शेर का नाम था खरन खरव। प्रश्न ख है गुहाया स्वामी कह आसीत अर्थात गुफा का स्वामी कौन था। अब शेर तो था नहीं, फिर गुफा का स्वामी कौन था। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, गुफा का स्वामी था शृगालः। प्रश्न ग है सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः अर्थात शेर किस समय गुफा के समीप आया। आप सभी का उत्तर सही है, इसका मतलब आपने कहानी को बड़े ध्यान से सुना है। उत्तर है सूर्यास्त समय। प्रश्न घ है हस्तपादादि कह क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते अर्थात कैसे लोगों की हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं रुक जाती हैं। तो हमने कहानी में पढ़ा है भय संत्रस्त मनसाम अर्थात डरे हुए मन वालों की। अंतिम प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिता अर्थात गुफा किसके द्वारा गर्जना करने पर प्रतिध्वनित हुई। उत्तर है सिंहेन। तो बच्चों आज हमने पंचतंत्र की नीतिपरक कहानी विलस्यवाणी न कदापि में श्रोता को पढ़ा। उम्मीद है यह कहानी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि कहानियां सुनने से बालकों में नैतिकता का विकास होता है, नई शब्दावली का ज्ञान, कल्पना शक्ति का विकास, जिज्ञासा को बढ़ावा, सृजनात्मक शक्ति का विकास एवं तनाव व चिंता में कमी आती है। इस कहानी के माध्यम से आप भी उक्त गुणों का विकास कर सकेंगे। इसी शुभकामना के साथ जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुत कक्षा 8 की संस्कृत का ये था पाठ। ये आलेख और प्रस्तुति आपकी अध्यापिका नीलम शर्मा जी की थी। शिक्षावाणी में अब कक्षा 10 के बच्चों की बारी। आज आपके लिए विज्ञान विषय होगा, जिसमें पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में आप जानेंगे। ये आलेख और प्रस्तुति अध्यापिका ज्योति शर्मा जी की। प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान के पाठ कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। हम पाठ को पढ़ें इससे पहले क्या आप लोग मुझे आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली 5-5 वस्तुओं के नाम बारी-बारी से बताएंगे? मैं इन्हें गिनती जाती हूँ। तो सुना आप सबने, आप सब द्वारा बताई गई वस्तुएं 100 से भी अधिक हो गई हैं। बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके द्वारा बताई गई सभी वस्तुओं में से 90% वस्तुएं जैसे रस्सी, प्लास्टिक, पॉलीथिन, ब्रश, बैग, दवाई, काजल, कोयला, साबुन, सर्फ, कीटनाशक, यूरिया आदि सभी वस्तुओं में कार्बन प्रमुख यौगिक के रूप में होता है। इन वस्तुओं के अलावा कार्बन हमारे वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है, जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम कार्बन एवं उससे बनने वाले यौगिकों का ही अध्ययन करेंगे। पर पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये कार्बन है क्या और हम इसका अध्ययन ही क्यों करें। चलिए बताइए, आप में से कौन बता रहा है? पिछली कक्षाओं में भी तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ा है ना। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक C, कैपिटल C बच्चों, स्मॉल c नहीं। परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 होता है।
यह एक अधातु है और 3 प्राकृतिक समस्थानिकों 6C12, 6C13 एवं 6C14 के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। जानते हैं ना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? भूल गए? अरे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन इसकी पहली यानी s कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी यानी p कक्षा में होते हैं। यदि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं या यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसकी बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण हो जाएगा और यह स्थायी हो जाएगा। पर दोनों ही स्थितियों में इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में असंतुलन आ जाएगा और यह अस्थायी ही रहेगा। इसलिए यह अन्य कार्बन परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेता है। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है उन पर दोनों ही परमाणुओं का अधिकार होता है और इससे दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाने से बनने वाला अणु स्थायी हो जाता है। बच्चों, ऐसे ही बने कुछ यौगिक जल H2O, अमोनिया NH3, मेथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि हैं। सहसंयोजी बंध वाले यौगिकों में अणुओं के भीतर तो प्रबल बंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। इसलिए इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यदि कार्बन दूसरे परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो द्विबंध डबल बॉन्ड, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो त्रिबंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बच्चों, अब हम आते हैं इस प्रश्न पर कि हम कार्बन और उसके यौगिकों का ही अध्ययन क्यों करें और अन्य तत्वों का क्यों नहीं? वो इसलिए बच्चों कि कार्बन द्वारा बनाए गए यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों की संख्या से ज्यादा होती है। कह सकते हैं कि इन यौगिकों की संख्या मिलियंस में होती है। निर्जीव वस्तुओं सहित हम सभी प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कार्बन के यौगिकों से ही बना होता है। कार्बन व उसके यौगिक हमारे दैनिक जीवन के अलावा उद्योगों, व्यवसायों, रसायनों आदि कई क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। तो बताइए, है ना कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण? पर ये कार्बन इतने सारे यौगिक बना कैसे लेता है, बता सकता है कोई? नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, क्योंकि कार्बन में अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह ऐसे किसी भी परमाणु से क्रिया कर सकता है जो इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हों। इसलिए इसकी प्रकृति सर्वतोमुखी यानी वर्सेटाइल कहलाती है। कार्बन की दूसरी विशेषता होती है इसका अन्य कार्बन परमाणुओं से आसानी से जुड़ने का गुण। कार्बन अपने ही समान अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकता है। इस श्रृंखला में यह अन्य कार्बन से एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा हजारों की संख्या में जुड़ सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहते हैं, जबकि अन्य कोई भी परमाणु श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता। कार्बन की ये श्रृंखलाएं सीधी, शाखित तथा वलयित किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इन श्रृंखलाओं में यदि कार्बन दूसरे परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ता है तो संतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, और यदि द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़ता है तो असंतृप्त यौगिक बनते हैं। कार्बन का छोटा आकार भी इसके यौगिकों की संख्या बढ़ाने में उपयोगी होता है। छोटे आकार में इसका नाभिक सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्मों को मजबूती से पकड़े रखता है और अन्य परमाणुओं से प्रबल बंधों का निर्माण करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक कैसे बना लेता है। आइए बच्चों, कुछ संतृप्त व असंतृप्त यौगिकों के उदाहरण देखते हैं और पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मेथेन CH4, एथीन C2H4,
एथाइन C2H2, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि कुछ यौगिकों के नाम हैं। तो अब आप लोग ध्यान से मुझे सुनिए। मैं एथेन C2H6 की संरचना के बारे में बता रही हूँ। इसमें कार्बन के 2 परमाणु एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन की 4 संयोजकताएं या 4 साझेदार इलेक्ट्रॉन संख्या होने के कारण बाकी 3 संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग कर जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार एथेन एक संतृप्त यौगिक होता है। सामान्यतः ऐसे यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। एक अन्य उदाहरण लेते हैं एथीन C2H4 का। बच्चों, यहाँ कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध होता है और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अलग-अलग परमाणुओं के साथ आबंध बना रहे होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य यौगिक C2H2 एथाइन में कार्बन के बीच त्रिआबंध होता है और शेष 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाकर संयोजकता को संतुष्ट करता है। चूंकि एथीन और एथाइन में क्रमशः द्वि व त्रिआबंध होते हैं, इसलिए ये असंतृप्त यौगिकों के उदाहरण हैं। ये यौगिक तुलनात्मक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं। बच्चों, ये जो हम यौगिकों की रासायनिक संरचना पढ़ रहे हैं वो सीधी, शाखित या वलयित किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे ब्यूटेन C4H10 की संरचना हम 2 प्रकार के कार्बन कंकाल बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं, एक सीधी व दूसरी शाखित। तो इस प्रकार दोनों ही संरचनाओं में रासायनिक सूत्र तो C4H10 समान ही होता है, पर इनकी संरचनाओं में भिन्नता होती है। ऐसे समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समावयन अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसे हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। केवल कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यदि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं तो एल्केन कहलाते हैं, जैसे C2H6 एथेन, C5H12 पेंटेन आदि। और यदि ये असंतृप्त में द्विबंध वाले हैं तो एल्कीन और त्रिबंध वाले हैं तो एल्काइन कहलाते हैं, जैसे C2H4 एथीन, C5H10 पेंटीन तथा C2H2 एथाइन, C5H8 पेंटाइन आदि। ये तो हुआ हाइड्रोकार्बन के बारे में, पर कार्बन तो अनेक अन्य तत्वों, अणुओं व प्रकार्यात्मक समूहों से भी तो क्रिया करके विभिन्न यौगिक बनाता है। प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो जानते हैं ना आप। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं या बंधों का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड आदि। यदि एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह विभिन्न लंबाइयों की कार्बन श्रृंखला में जोड़ा जाए तो प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, जैसे CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल तथा C4H9OH ब्यूटेनॉल के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता होती है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता हो, उसे समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में भी क्रमबद्धता दिखाई देती है। पता है बच्चों, ये जो इतने सारे कार्बनिक यौगिक बनते हैं उनके नाम भी रखे जाते हैं, पर ये नाम हम अपने अनुसार नहीं बल्कि IUPAC संस्था द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर रखते हैं। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, फिर प्रकार्यात्मक समूह की स्थिति और उसमें निश्चित अनुलग्न या पूर्वलग्न लगाकर यौगिक के नाम में दर्शाई जाती है। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में द्विबंध कार्बन श्रृंखला के अंत में ईन तथा त्रिबंध कार्बन श्रृंखला के अंत में आइन लगाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत यौगिकों का नामकरण किया जाता है। नामकरण के साथ साथ लगे आती हम
इन कार्बनिक यौगिकों के कुछ मुख्य गुणों की भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जानते हैं दहन के बारे में। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व कार्बन डाइऑक्साइड देना दहन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के दहन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के दहन से काले धुएं वाली कज्जली पीली ज्वाला निकलती है। बच्चों, आपने देखा होगा कभी-कभी गैस चूल्हे पर खाना बनाते हुए भी हमारे बर्तनों के तले काले हो जाते हैं। बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? कोई नहीं बता रहा? तो चलिए मैं ही बताती हूँ। जब गैस बर्नर में खाना पकाते हुए कुछ चीजें गिर जाती हैं और उसके कुछ छिद्र बंद हो जाते हैं, तो जलने वाली गैस को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वह गैस ऑक्सीजन के अभाव में कज्जली पीली ज्वाला के साथ जलकर बर्तनों के तलों को काला करने लगती है। इससे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हमें समय-समय पर गैस बर्नर के छिद्रों को साफ करते रहना चाहिए, ताकि हमें गैसीय ईंधन से संपूर्ण ऊर्जा मिले और हमारे बर्तन भी काले न हों। कार्बनिक यौगिकों का अगला गुण है ऑक्सीकरण, जिसके बारे में हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। सामान्यतः किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, पर बच्चों यह पुरानी थ्योरी है। नई थ्योरी के अनुसार किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। दहन करने पर सभी कार्बनिक यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकरण के बाद अगला गुण है संकलन अभिक्रिया, यानी एडिशनल रिएक्शन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाती है। उत्प्रेरक के रूप में अधिकतर पैलेडियम या निकल का प्रयोग किया जाता है, और उत्प्रेरक को तो आप जानते ही हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर बदल दें और स्वयं अप्रभावित रहें। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण इसी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें वनस्पति घी बनाया जाता है। बच्चों, अब कार्बनिक यौगिकों का अंतिम गुण जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यूं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अक्रियाशील होते हैं, पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देता है और एक नया यौगिक बन जाता है, जैसे मेथेन CH4 का सूर्य की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में बदल जाना। बच्चों, अब नेक्स्ट हम दो महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्बनिक यौगिकों एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एथेनॉल C2H5OH यह कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका गलनांक 156 केल्विन और क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है और इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों बनाने में किया जाता है। जबकि एथेनोइक अम्ल CH3COOH को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका गलनांक 290 केल्विन व क्वथनांक 391 केल्विन होता है। इसका 3 से 4% वाला विलयन सिरका कहलाता है और यह परिरक्षक के रूप में काम आता है। ये दोनों ही प्रकार के कार्बनिक यौगिक विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, देखिए, पढ़ते पढ़ते आप पहुंचे हैं हम इस पाठ के अंतिम टॉपिक साबुन और अपमार्जक पर। इन दोनों ही यौगिकों से आप परिचित हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जो मिसेल निर्माण करके हमारे कपड़ों से गंदगी निकालने का प्रयास करते हैं। मिसेल तो आप समझते हैं ना? साबुन और गंदगी के अणुओं के बीच बनने वाली संरचना, जिससे साबुन लगाने पर यह संरचना कपड़ों पर बनती है और गंदगी को कपड़ों से बाहर निकाल देती है। पर साबुन यह कार्य कठोर जल में नहीं कर सकता, इसलिए कठोर जल में कपड़ों से गंदगी साफ करने के लिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है।
अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। क्योंकि ये कठोर जल में साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते, इसलिए आसानी से कपड़ों से गंदगी निकाल देते हैं। तो बच्चों, आज हमने कार्बन व उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया। ये भी जाना कि कार्बन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके अनेक यौगिकों की संरचना, नामकरण व उपयोग को समझा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। जल्दी ही हम एक नए पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप अपने जीवन में विज्ञान विषय से कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मक कार्य करने और विज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहिए। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आज की इस कक्षा से अपनी विज्ञान अध्यापिका ज्योति शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्ते बच्चों। कार्बन और उसके यौगिक, ये था पाठ कक्षा 10 के विज्ञान विषय का। ये आलेख और प्रस्तुति आपकी अध्यापिका ज्योति शर्मा जी की थी। अब आज का शिक्षावाणी कार्यक्रम यही होता है संपन्न। नमस्कार। तो बच्चों, ये तो था हमारा आज का शिक्षावाणी कार्यक्रम, और अब घड़ी की सुइयां हमें और इजाजत नहीं देती आपसे बात करने का, क्योंकि भाई अभी बात करेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। हमें कल वापस भी तो आना है आपके पास, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के पास, तो आज तो जाना ही पड़ेगा। तो आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम को हम यहीं देते हैं विराम, और आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय। तब तक दीजिए आपकी भारती दीदी को इजाजत। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षावाणी। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। FM 103